हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। लेकिन मैं आज आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ ईबीएस की क्लास, जो कि आपको सीटेट में देखने को मिलते हैं। तो चलिए, ये क्लास नंबर अगर हम बात करें तो ये क्लास हम लोगों का 5 हो जाएगा। और अगर अभी तक जो कि पीछे की क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे वहाँ से जो 4 क्लास है वो कंप्लीट कर लीजिए। ईबीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है जो कि आपको पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए, अगर हम बात करें तो इस वीडियो में आप देखेंगे 2011 से लेके अब तक के जो भी ईबीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपको इसमें कराने वाला हूं। तो चलिए, बिना देर किए हुए हम लोग सेशन के तरफ चलते हैं। और सेशन की तरफ बढ़ने से पहले किसी ने क्या खूब कहा है, अगर मैं नफ़रत के काबिल हूँ, अगर मैं नफ़रत के काबिल हूँ तो सोचिए मत, शौक से कीजिए। ओके जनाब, जो होता है ना कि हम सोच रहे हैं कर नहीं रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। अगर आपको लग रहा है कि अगर ये चीज़ है किसी के साथ तो वो बिल्कुल स्टार्ट करिए, क्योंकि वेट करना काफ़ी जैसे कहा गया है कि काल करे सो आज करे, आज करे सो आज करे सो अब। तो ये वाली जो दोहा होता है ना, वो बिल्कुल इस पर फिट बैठता है कि अगर मैं नफ़रत के काबिल हूँ तो सोचिए मत, शौक से करिए। ओके, तो चलिए, इन्हीं सब के बीच हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और आज का ये रहा हम लोगों का पहला क्वेश्चन, बड़े ही आप ध्यान। तो आज का ये रहा हम लोगों का पहला क्वेश्चन, जो कि हमने 4 वीडियो में कहाँ तक 50 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आप देखना चाहें तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। और चलिए, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके, जिससे कि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। और सेशन को जो है कि शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि अन्य लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंच सके जिनको भी ये सीटेट देना है। तो चलिए, बिना देर किए हुए हम लोग सीधे अपने क्वेश्चन पे आते हैं। और ये रहा आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन। बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 51। पशुओं के अनियमित व्यवहार के एक आश्चर्यजनक उदाहरण ने जब आदिवासियों को आने वाली आपदा के बारे में संकेत दिए थे, इस दौरान देखा गया था। क्या देखा गया था, हमें वो बताना है। ये कह रहा है कि हिंद महासागर की सुनामी 2004, गुजरात का भूकंप 2001, कश्मीर की बाढ़ 2014 और केदारनाथ का भूस्खलन जो है कि 2013। तो हमें बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या सही हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं पशुओं के अनियमित व्यवहार के बारे में, ओके, तो वो हम लोग देखा गया था जबकि हिंद महासागर में 2004 की क्या आई थी, सुनामी आई थी। तो इस लिहाजा से हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, हिंद महासागर की सुनामी जो 2004 में आई थी। आइए आगे चलते हैं और इसके बारे में कुछ हम लोग देखते हैं। आगे देखिएगा बड़े ही ध्यान से कि पशुओं के अनियमित व्यवहार के एक आश्चर्यजनक उदाहरण ने जब आदिवासियों को आने वाली आपदा के बारे में संकेत दिए थे। यह हिंद महासागर की सुनामी 2004 के दौरान देखा गया था। 26 दिसंबर 2004 को सुबह 8 बजे से लगभग इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा के तट पर देखिएगा 9.1 की तीव्रता वाला समुद्र के नीचे भूकंप आया। ओके, क्या आया था, भूकंप आया था। और उसकी तीव्रता कितनी थी, तो 9.1। ओके, जिसके पश्चात एक सुनामी अर्थात विशाल समुद्र की लहरें की एक श्रृंखला भूकंप के कारण शुरू होकर हिंद महासागर तक पहुंची तथा पूर्वी अफ्रीका एवं दक्षिण एशिया के कई देशों के सुदूर तट क्षेत्रों को तबाह कर दिया। ज्ञातव्य है कि इन लहरों की ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा, लगभग 30 फीट यानी 9 मीटर तक ऊंची वो लहरें आ रही थी। ओके, चलिए, उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको अब एक बार याद आ गई होंगी, क्योंकि ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। अगर आप सीटेट देने जा रहे हैं तो आपकी एज मैं मान के चलता हूँ कि 21 साल के एवब होगी, 21 साल के ज़्यादा ही होगी, समथिंग मान के चलता हूँ 21-22 साल अगर आपकी एज होगी तो 2004 का जो सुनामी आया था उसके बारे में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सुनने को और देखने को मिला होगा। ओके, चलिए, आइए क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर को बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। 52, इसमें बोला गया है कि भारत में बाघों की संख्या है
तो क्या है हमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पिछले दशक में घट गई है, पिछले 12 वर्षों में लगभग दोगुनी हो गई है। सी कह रहा है कि लुप्त होने के कगार तक घट गई है। और डी कह रहा है कि लगभग अस्थायी है किंतु अभी भी क्या है, घट रही है। तो हमें बताना है कि बाघों की संख्या जब इस समय, आज के डेट में नहीं बताना है, जब ये पेपर पूछा गया था उसका डाटा लेके हमें बताना है। ओके, अगर मैं उस समय की अगर बात करूं तो इसका इज द राइट ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि पिछले 12 वर्ष में जो बाघ की संख्या है वो लगभग क्या हो गया है, दोगुनी हो गई है। ओके, तो इस तरीके से डेटा हम लोगों के सामने पेश किया गया था। आइए आगे देख लेते हैं कुछ इसके की पॉइंट और इसके बारे में देखते हैं क्या सही है कि भारत में बाघों की संख्या पिछले 12 वर्ष में लगभग दोगुनी हुई है। भारत सरकार के मुताबिक 2006 में बाघ की संख्या जो है कि 1411 थी, और ये कब का डाटा है तो 2006 का। और 12 वर्ष बाद जो कि 2967 अनुमानित हो गई है। इस तथ्य के साथ यह भी दिलचस्प जानना दिलचस्प होगा कि बाघों की बस्ती, ओके, जिसको हम बोलते हैं ऑक्यूपेसी, 2006 में जहां 93,697 वर्ग किलोमीटर थी, वहीं 2018 में घटकर इसको देखिएगा 88,985 वर्ग किलोमीटर रह गई है। बाघों की आबादी बढ़ रही है जबकि उनका बसेरा जो हो रहा है वो कम हो रहा है। अगर हम बात करें तो जंगल की जो संख्या हो रही है वो क्या हो रहा है, दिन पे दिन घटते हुए जा रहे हैं, और बाघों की संख्या जो है कि बढ़ती हुई आबादी के। तो इसी तरीके से जो जंगल के आसपास के गांव होते हैं, ये लोग हमेशा जो करते हैं वहाँ पे खेत बना रहे हैं, या फिर अगर जो विकास हो रहा है तो वनों की जो कटाइयाँ चल रही हैं, तो शेर के आवास अगर ख़त्म होंगे तो शेर या फिर बाघ ये कहाँ जाएंगे, तो ये हम ही लोगों के तो आसपास आके रहेंगे। और ये ऐसे जानवर है कि अगर हमारे आसपास रहते हैं तो हमें ही नुकसान पहुँचाएंगे। ओके, तो इस सब चीज़ों से क्या है कि हमें बचना चाहिए। आइए अगर हम पर्यावरण की अगर दृष्टि से भी अगर हम देखते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें बचने के योग्य हैं। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 53। बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा, नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का क्या नाम है, हमें पक्षी का नाम बताना है। दिया है कि जैसे लक्षण की एक पक्षी ऐसा है जिसकी दुम पर पैसा, सिर के दुम तक दिखने वाला नीला सा रंग है, तो वो कौन है हमें बताना है। अगर हम बात करें तो ऐसे कौन है, तो क्या वो शक्कर खोरा है, या फिर वीवर पक्षी है, या फिर मोर है, या फिर बसंत गौरी है। तो हमें बताना है, देखिए एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम के मतलब मुख के ऊपर जो है एक पैसे के जैसे होता है ना, तो वो है, और सिर के ऊपर नीला ही नीला है। ओके, सिर के ऊपर क्या है, बिल्कुल नीला ही नीला है। तो अगर आप देखेंगे तो वो मोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको बड़े ही उम्दे लग रहे होंगे। आइए चलते हैं अगले पेज पे। चलिए देखिएगा, एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा, सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला सा, इस पक्षी का नाम मोर है। मोर ज़्यादातर खुले वनों में वन पक्षी की तरह रहते हैं। नीला मोर भारत और श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी है। तो अगर हम बात करते हैं मोर का, तो वो वरन सिर्फ भारत का ही नहीं, वो श्रीलंका का भी क्या है, तो राष्ट्रीय पक्षी है, ये हमें याद रखना है। नर की एक खूबसूरत और रंग बिरंगी फरों से बनी पूंछ होती है, जो विशेष रूप से बसंत और बारिश के मौसम में उसे फैलाकर वो क्या करता है, नाचता है। ओके, डांस करता है। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है कि सीटेट में पूछे जाते हैं। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन हर कोई बना नहीं पाता। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 का, तो निम्नलिखित में से कौन से सर्वाहारी हैं, हमें बताना है कौन सर्वाहारी है। तो ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि कौवा, सुअर, मनुष्य, खरगोश, गाय, घोड़ा, बाघ, शेर, भेड़िया, बकरी, हाथी, सुअर। अगर हम बात करते हैं कि कौन सर्वाहारी है, ओके, तो सर्वाहारी की अगर मैं बात करूं कि सर्वाहारी कौन हो जाएगा, तो बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा, इसमें सर्वाहारी वो होता है जो क्या बोलते हैं, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों यूज करे, तो वो होता है हमारा क्या होता है, सर्वाहारी। ओके,
ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट। एक होता है पहले उत्पाद होता है, ओके, पहले जो घास उगती है फिर उसको खरगोश चिड़िया खाएगा, फिर इनको क्या होता है छोटे पक्षी खाएंगे, जैसे मान लीजिए कि हिरन खा लिया, ओके, या फिर सांप को मोर खा लिया, फिर इन लोगों को कौन खाता है, तो इन लोगों को फिर आपका मार के शेर खाता है। लेकिन शेर को भी अगर देखें तो सबसे सर्वाहारी में अगर कोई आता है तो वो मनुष्य ही आता है, ओके। जैसे कौवे हो गए और सुअर और मनुष्य, ये तीनों के तीनों कैटेगरी किस में आती है, तो सर्वाहारी में आती है, ओके। इस तरीके से आप याद रखिएगा। आइए, वे जानवर जो वनस्पति एवं जानवर दोनों को खाकर अपना पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। सर्वाहारी को सर्वभक्षी भी कहा जा सकता है क्योंकि वे वनस्पति और प्रोटीन जो पशु में पाए जाते हैं दोनों खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सर्वाहारी के कुछ उदाहरण निम्न हैं, सुअर, चूहा, भालू, मनुष्य, कौवा, मेढक, ये सारे के सारे जो नाम दिए गए हैं ये सर्वाहारी हैं। तो इन नामों को भी आप देखते हुए चलिएगा और इसे भी आप याद कर लीजिएगा, ओके। आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा, बड़ा ही उम्दा क्वेश्चन है हम लोगों का। और अगले क्वेश्चन में बात की गई है कि सभी सरकारी अस्पतालों में सांप के द्वारा काटने की दवा मिलती है, यह किससे बनाई जाती है, ओके। सबने देखा होगा कि जब सांप काटता है तो हम हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ पे हमें क्या होता है, तो इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो वो जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो दवा जो होती है, वो इंजेक्शन की जो दवा होती है वो किससे बनी होती है। तो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए, तो इसमें है कि सांप की डंडी छोड़ी हुई चमड़ी त्वचा से बनती है। बी कह रहा है कि सांप का विष जहर से होता है। सी कह रहा है कि चिचिड़े के पौधे का फूल होता है। और डी कह रहा है कि चिचड़े के पौधे का बीज होता है। हमें बताना है कि ये किससे बनी होती है। तो जो हमको सांप काटता है ना और हम अस्पताल में जाते हैं तो जो हमें इंजेक्शन लगाया जाता है वो सांप का ही विष होता है। किसका होता है, सांप का ही विष से वो जो कि दवा बनाई जाती है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। इस तरीके से भी आप याद करते हुए चलिएगा क्योंकि ऐसे ही ऑप्शन है ना, सबको पता है कि हमें सांप काटेगा, हम हॉस्पिटल में जाएंगे और हॉस्पिटल में जाएंगे तो हमें इंजेक्शन लगेगा, लेकिन वो दवा किससे बनी होती है, तो आदमी इधर उधर मार देता है जो कि वो खुद सांप का ही जहर होता है। नहीं कहते हैं कि जैसे जहर को जहर ही मारता है, तो जैसे आपके शरीर में एक जहर है और उसी का एंटीडोज अगर आपको दिया जाता है तो वो दोनों मिलके क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ओके। तो इसी प्रोसेस पे आपको वो चीज़ें दी जाती हैं। आइए आगे चलते हैं, आगे भी है कुछ चीज़ देख लीजिएगा। सभी सरकारी अस्पतालों में सांप के द्वारा काटने की दवा मिलती है, यह सांप के विष जहर से बनाई जाती है। सांप के बारे में कुछ निम्न बिंदु हैं, इस बिंदुओं को भी हम लोग देख लेते हैं, देखिएगा बड़े ध्यान से। हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। कोबरा सांप की एक जहरीली किस्म है। सर्पदंश की दवा सांप के जहर से बनाई जाती है। एक सांप के 2 खोखले दांत नोकीले होते हैं जिसमें जहर भरे होते हैं और जिससे काटने के बाद व्यक्ति के शरीर में जहर को क्या करते हैं, वो लोग छोड़ देते हैं। जब यह काटता है तो जहर फ्लैग के माध्यम से व्यक्ति के शरीर में क्या करता है, प्रवेश कर जाता है, ओके। तो इस तरीके से भी आप पॉइंट को याद करते हुए रखते हुए चलिएगा क्योंकि सीटेट जो टफ होता जा रहा है ना, यही छोटी छोटी चीज़ों को हम केयर नहीं कर पाते हैं, इसी लिहाजे से क्या होता है, ये टफ होता जा रहा है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि सीटेट का इतना जो कम रिजल्ट बन रहा है, तो यही सारी दिक्कतें हैं कि हम लोग सिलेबस ही नहीं ख़त्म कर पाते हैं और ना ही कोई सिलेबस पढ़ा पाता है। तो हमने कोशिश किया है कि क्यों ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जाएं, जिससे कि आपके क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के कराए जाएंगे उसमें आपका हेल्प हो जाएगा। चलिए अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56, देखिएगा कि पक्षी अपना सिर कई बार हिलाते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि गर्दन में मांसपेशियों का फड़कना आम होता है, और बी कह रहा है कि आंखें स्थिर होती हैं तथा हिल नहीं सकती, और सी कह रहा है कि यह एक अनैच्छिक क्रिया है, और डी कह रहा है कि साथी का आकर्षण करने के लिए, ओके। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
उनकी आंखें क्या होती है, स्थिर होती हैं, इसलिए वो सिर को इधर उधर क्या करते हैं, हिला डुला नहीं पाते हैं। आंखें स्थिर होती हैं इसलिए वो क्या करते हैं, कई बार अपने सिर को घुमा के ही देखते हैं। ओके, गर्दन को घुमा के देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लोगों की आंखें, अगर जैसे कि आप अपने सीधे मोबाइल पे देख रहे हैं, अगर बगल में कुछ देखना होगा तो आप सर थोड़ी घुमाएंगे, थोड़ा सा बगल में, तो आप अपनी आंख से ही क्या करेंगे, देख लेंगे। ओके, सिर नहीं घुमाना है, आंख से ही देख ले, क्योंकि हम लोगों की आंख क्या है, वो घूमती है, कुछ हद तक वो क्या करती है, कवर कर लेती है एरिया, उससे ज़्यादा होता है तो हम अपना सर घुमाते हैं। लेकिन पक्षी की जो आंख होती है वो बिल्कुल जो है कि स्थिर होती है, इसीलिए वो बार बार इधर उधर अपने सिर को क्या करते हैं, हिलाते डुलाते हैं। आइए आगे चलते हैं, आगे बड़े ध्यान से देखिएगा। पक्षी अपना सिर या गर्दन कई बार हिलाते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी आंखें स्थिर होती हैं तथा हिल नहीं सकती। पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों किनारों पर टिकी होती हैं, जिनके कारण वे एक तरफ से एक आंख से देख सकते हैं। इसीलिए मनुष्य के विपरीत जो किसी वस्तु को देखने के लिए दोनों आंखों का प्रयोग करते हैं। पक्षियों की दृष्टि कम है, इसी चीज से निपटने के लिए पक्षी अपनी गर्दन हिलाते हैं ताकि वे दो अलग अलग दूरी के ऑब्जेक्ट को ये दो प्राप्त छवियों के द्वारा क्या है कि देख सके। फिर उनका मस्तिष्क इन दो चित्रों का प्रयोग करके गहराई, दूरी तथा मापने के लिए करता है। ओके, तो इस तरीके से भी आप याद रखिएगा। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 का, तो इसको बड़े ही आप ध्यान से देखिए। रीता ने एक पक्षी की ओर इशारा किया और कहा, देखो इस पक्षी की आंखें इसके सिर के सामने हैं, बिल्कुल मेरे सामने। आपके अनुसार वह किस पक्षी की ओर इशारा कर रही है? कबूतर, गौरैया, उल्लू, कौवा। तो वह किसके तरफ इशारा कर रही है? जैसे कि हम लोगों की तरफ वो कौन सा पक्षी है जो जिसकी आंखें हम लोगों की तरह दिखती है? तो वो पक्षी हो जाएगा हम लोगों का उल्लू। उल्लू को आप ध्यान से देखिएगा कभी भी, तो उल्लू की जो आंखें हैं बिल्कुल हम ही लोगों की तरह उल्लू की भी आंखें दिखती है। ओके, एक उल्लू ही है जो अपने गर्दन को कितना कर सकता है, 360 अंश के डिग्री पे वो क्या कर सकता है, तो मोड़ सकता है, घुमा सकता है। ओके, ये भी चीज़ें आप याद रखिएगा। आइए, रीता ने एक पक्षी की ओर इशारा किया और कहा, देखो इस पक्षी की आंखें इसके सिर के सामने हैं, बिल्कुल मेरे सामने। वह उल्लू पक्षी की ओर इशारा कर रही थी। उल्लू एक निशाचर पक्षी है, जिसका अर्थ होता है कि दिन में सोता है, रात में क्या करता है, तो वो जागता है। ओके, आइए, जिसके सिर के सामने की तरफ आंखें होती हैं। उल्लू मांसाहारी होता है, वे मूसक, छोटे और मध्यम आकार के स्तनधारियों, कीड़े, मछली और अन्य पक्षियों को क्या करते हैं, तो खाते हैं। उल्लू अपनी गर्दन को 370 डिग्री तक क्या करता है, घुमा लेता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो ऐसे भी क्वेश्चन को आप याद करते हुए चलिएगा कि वो कौन सा पक्षी है जो अपने गर्दन को 360 मतलब 270 अंश घुमा सकता है। तो वो कौन है, हम लोगों का उल्लू हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछ दे कि वो कौन सा पक्षी है जो अपने गर्दन को बार बार आगे पीछे करता है, तो वो जानवर कौन हो जाएगा, तो वो हमारी गौरैया हो जाएगी। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन को आप याद करते हुए चलेगा। ऐसे ही क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं और यही क्वेश्चन होते हैं जो हमसे गलत हो जाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखिएगा बड़े ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 58, हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ओके, तो आइए हम विचार करते हैं, बिल्कुल अच्छी तरीके से विचार करेंगे। क्यों नहीं विचार करेंगे, अगर विचार करना ही है तो अच्छी तरीके से किया जाए। तो हम लोगों का ए कह रहा है कि यह 3 माह के हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 कुंटल होता है। और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते, वे केवल 2-4 घंटे ही सोते हैं। ओके, और उसके बाद कह रहा है सी कि कोई वयस्क हाथी 24 घंटे में 2 क्विंटल से अधिक पत्तियां और झाड़ियां जो है कि क्या करता है, खा सकता है। और डी की अगर हम बात करें तो बोल रहा है कि किसी हाथी के झुंड में 2-3 परिवार के सदस्य ही होते हैं, उसमें सबसे बुजुर्ग नर हाथी का झुंड का नेता होता है।
ओके, तो अगर हम बात करते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, डी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर हम सी अगर ऑप्शन देखें तो कोई वयस्क हाथी 24 घंटे में 2 कुंटल से अधिक पत्तियां या झाड़ियां खा सकता है, बिल्कुल गलत। वो कितना खा सकता है, 1 कुंटल। कितना, 1 कुंटल खा सकता है। और बच्चे का जो वजन होता है वो लगभग आ, हाथी अत्यधिक आराम नहीं करते हैं, केवल 2-4 घंटे ही सोते हैं, तो ये बिल्कुल राइट है। और 3 घंटे 3 माह के जो हाथी के बच्चे का भार लगभग 2 कुंटल का होता है, तो ये भी हमारा सही है। तो इस लिहाजे से हमारा ए और बी सही है। जिस ऑप्शन में हमें ए और बी दिखेगा वो हमारा सही हो जाएगा। आइए सही कथन देखना है, तो ए और बी हमें पहले में ही मिल गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ सी डी दिया है तो ये गलत हो जाएगा। ओके, ए बी सी इसमें दिया है तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें सी डी दिया है, सी बी, तो इस लिहाजे से हमारा ए क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आइए आगे चलते हैं, आगे बढ़े ही आप ध्यान से देखिएगा कि हाथियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। हाथी बहुत कम आराम करते हैं। एक दिन में 2 से 4 घंटे ही वो क्या करते हैं, सोते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 कुंटल का क्या होता है। ओके, आइए, हाथी प्रायः झुंड में रहना पसंद करते हैं, जिसका नेतृत्व सबसे बुजुर्ग हथनी करती है, मादा करती है। ओके, पुरुष नहीं करता है। अब देखिए तो हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। ओके, तो इस तरीके से इसके कुछ पॉइंट थे, ये भी हमें क्या करने हैं, देखते हुए चलना है। ओके, नहीं तो हम क्या करेंगे, गलत कर बैठे। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 59 कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी का परिवार है। ओके, हमें बताना है कि कौन से स्तनधारी का परिवार है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए तो दिया है कि भेल, बी दिया है मेढक, सी दिया है कबूतर और डी दिया है छिपकली। स्तनधारी का परिवार होता है वो कौन होता है, तो इस लिहाज से हमारा राइट ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वो भेल होती है। भेल मछली जो होती है उसका एक अपना परिवार होता है। ओके, आइए इसके बारे में कुछ की पॉइंट हम भी देख लेते हैं। देखिएगा, स्तनधारी प्राणी जगत का एक समूह है जो अपने नवजात को दूध पिलाते हैं, जो इसके स्तन ग्रंथि से स्रावित होता है। यह कशेरुकी होते हैं। इसकी विशेषताओं में इनके शरीर में बाल होते हैं, कान के मध्य भाग में हड्डियां तथा नियत तापी प्राणी होते हैं। स्तनधारी जीव यूरिया उत्सर्जन करते हैं, जिन्हें यूरियोलेटिक कहते हैं। स्तनधारी कशेरुकी जंतु का एक समूह है। स्तनधारियों के उदाहरण में चूहे आते हैं, बिल्लियां आती हैं, कुत्ते, हिरण, बंदर, चमगादड़, व्हेल, डॉल्फिन, मनुष्य आदि शामिल है। अतः ब्लू व्हेल जो होती है ये क्या है, तो ये स्तनधारी परिवार से संबंधित है। ओके, तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों का बड़ा ही उम्दा है, बड़े ही प्यार से अगले क्वेश्चन को देखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। जैसे कुहू कुहू आवाज लगाती है, मधुर मधुर मैं गीत गा सुनती। ओके, बड़े ही ध्यान से पहेली को समझिएगा। कुहू कुहू आवाज लगाती, मधुर मधुर मैं गीत सुनाती, सबके मन को हूँ मैं भाती, बोलो मैं हूँ क्या कहलाती। इसका हल मतलब वो पक्षी क्या है, क्या मैना है, तोता है, पाखता है या फिर कोयल है। अगर हम बात करें तो किसकी आवाज़ हमें मधुर लगती है, तो आप लोग बोलेंगे कि सबसे अधिक मधुर आवाज़ जो होती है वो कोयल की होती है। तो ये भी इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कोयल हो जाएगा। वो कौन सी पक्षी है, तो वो कोयल हो जाएगा। ओके, आइए आगे चलते हैं। आगे बड़े ध्यान से देखिएगा कि दी गई पहेली जो है कि कुहू कुहू आवाज़ लगाती, मधुर मधुर मैं गीत सुनाती, ओके, सबके मन को हूँ मैं भाती, बोलो मैं हूँ क्या कहलाती। तो वो क्या हो जाएगा, कोयल हो जाएगा। अब बड़े भी ध्यान से देखिएगा इस पहेली को हल जो है कि वो क्या है, तो वो कोयल है। कोयल एक काले रंग का पक्षी होता है जिसकी आवाज़ अन्य पक्षियों के मुकाबले क्या होती है, तो मधुर होती है। ओके, मधुर आवाज़ निकलती है। आइए
आगे चलते हैं, आगे बढ़े ही आप ध्यान से देखिएगा। आगे बोला गया है कि निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में हिरणों के अनाधिकृत शिकार बढ़ने के साथ, ओके, तो हमें बताना है कि घास, हिरण, बाघ, ओके, कुछ वर्षों बाद खाद्य श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर ऐसे ही यह श्रृंखला चलती रही तो आगे इसके क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, ओके। तो क्या ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि घास कम होना शुरू हो जाएगी, बी कह रहा है कि बाघों की संख्या जो है कि वो बढ़ जाएगी, और सी कह रहा है कि क्या बाघों की संख्या घट जाएगी, और डी कह रहा है कि बाघ अपनी खाने की आदत को बदलेंगे। तो हमें बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अगर ऐसे ही जो ये तीर बन के ये आपको ग्राफ देखने को मिल रहा होगा, ये वाला ग्राफ, तो इस लिहाजे से क्या हो जाएगा, तो इस लिहाजे से क्या हो जाएगा, हमारा बाघों की संख्या जो है कि घट जाएगी। बाघों की संख्या क्या होगी, घट जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखते हुए करते हुए चलेंगे। खाद्य श्रृंखला एक विशेष वातावरण या निवास स्थान में विभिन्न जीवों के बीच सीधा संबंध दिखाती है। खाद्य श्रृंखला यह भी बताती है कि जानवर भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। प्रश्न के अनुसार खाद्य श्रृंखला में हिरण के अनाधिकृत शिकार बढ़ने के साथ कुछ वर्षों बाद श्रृंखला पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि बाघों की संख्या जो है कि वो घट जाएगी। फिर घास बढ़ जाती है क्योंकि अपने खाने के लिए कोई हिरण नहीं होते हैं, उन्हें खाने के लिए कोई हिरण नहीं होते, और बाघों की आबादी कम हो जाएगी क्योंकि उन्हें पर्याप्त भोजन जो है कि नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो बड़े ही उम्दे रहिएगा क्योंकि क्वेश्चन अब ऐसे ही बन रहे हैं, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 62 का, तो बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा कि बृहद गिलहरी की प्रजाति पंचमढ़ी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र एक सीमित है, यह कहीं और नहीं पाई जाती, ऐसी प्रजाति को क्या कहते हैं। हमें बताना है कि उसका नाम क्या है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि अन्य स्थानिक प्रजाति, बी कह रहा है कि आक्रामक प्रजाति, सी कह रहा है कि स्थानीय प्रजाति, और डी कह रहा है कि क्रिस्टोन प्रजाति। हमें बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका इज द राइट ऑप्शन कि अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ओके। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। आइए आगे देखते हैं, इसके कुछ की पॉइंट दिए गए होते हैं, हम लोग की पॉइंट की तरफ चलते हैं और एक एक करके देखेंगे। देखिएगा, घोड़े और नौजवान कभी जंग की शान हुआ करते थे। किसी ने क्या खूब कहा है कि घोड़े और नौजवान कभी जंग की शान हुआ करते थे, आज दोनों ही शादियों में नाचते नजर आते हैं, ओके। तो चलिए आइए आगे है कि बृहद गिलहरी की प्रजाति पंचमढ़ी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र तक सीमित है एवं यह कहीं और नहीं पाई जाती, ऐसी प्रजाति को स्थानीय प्रजाति कहते हैं। ज्ञातव्य है कि जीवों का वो समूह जिसके सदस्य देखने में एक जैसे हों तथा प्राकृतिक प्रवेश में प्रजनन कर संतान पैदा करने की क्षमता रखते हो प्रजाति कहलाती है। स्थानीय प्रजाति ऐसी प्रजाति होती है जो एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, अर्थात जिसका विवरण या विस्तार एक सीमित क्षेत्र में होता है, ओके। आइए उदाहरण के लिए बृहद गिलहरी, पंचमढ़ी, मैकाक, बंदर भारत के पश्चिमी घाट में ये दोनों क्या है हमें देखने को मिलते हैं, ओके। तो एक से आपको ये भी है कि जो कि बृहद गिलहरी हो गई और पंचमढ़ी, ओके, गिलहरी पंचमढ़ी और मैकाक जो बंदर हैं ये आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, तो ये आपको दोनों जो है कि पश्चिमी घाट पे देखने को मिल जाएंगे। आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन को बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63, ओके। दिया है कि किसी पौधे अथवा जंतु की प्रजाति जिसका गंभीर रूप से विलुप्त हो जाने का खतरा हो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि संकटापद प्रजाति, बी कह रहा है कि दुर्लभ प्रजाति, और सी कह रहा है स्थानीय प्रजाति, और डी कह रहा है कि विलुप्त हो चुकी प्रजातियां। अगर मैं बात करूं कि जो क्या होता है जिनका गंभीर रूप से विलुप्त होने के कगार पे है या खतरा है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तो इसका इज द राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। उसे हम कहते हैं संकटापद प्रजातियां, ओके, जो कि संकट से
क्या हो रही हैं, संकटग्रस्त हो रही हैं, जो कि विलुप्त होने के कगार पे बिल्कुल खड़ी है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। प्राकृतिक संसाधन व पर्यावरण संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय संस्था IUCN ने संकटापत्र पौधों व जीवों की प्रजातियों को उनके संरक्षण के उद्देश्य से 3 वर्गों में विभाजित किया है। संकटापत्र प्रजाति, सुवेद प्रजाति, दुर्लभ प्रजाति। संकटापत्र प्रजाति किसी पौधे अथवा जंतु की वे प्रजातियां हैं जिन पर गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा क्या हो रहा है, तो मंडरा रहा है। ओके, आगे अगर हम बोले तो IUCN का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। विश्व की सभी संकटापत्र जो है कि प्रजातियों के बारे में रेड लिस्ट, ये जो संस्था है वो रेड बुक के नाम से एक लिस्ट जारी करती है, और उसमें जिनका नाम होता है उस जानवर के ऊपर क्या है, उस पूरी प्रजाति के ऊपर जो है कि खतरा मंडरा रहा है। ओके, आइए आगे चलते हैं, आगे बढ़े, आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं तो 64 वन्य जीव संरक्षण सप्ताह किस माह के पहले सप्ताह के दौरान मनाया जाता है। ओके, वन्य जीव संरक्षण सप्ताह किस माह के पहले सप्ताह में मनाया जाता है? क्या वो अक्टूबर है, अप्रैल है, जुलाई है, मई है? हमें बताना है कि वो कौन सा है। अगर मैं बात करूं वन्य जीव संरक्षण सप्ताह की, तो वो सप्ताह क्या होता है, अक्टूबर होता है। अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आइए इसके बारे में कुछ आगे देख लेते हैं। आगे बोला गया है कि भारत में वनस्पतियों और जीवों की रक्षा और संरक्षण के लिए 2 से 8 अक्टूबर के बीच पूरे भारत में वन्य जीव सप्ताह दिवस मनाया जाता है। पहला वन्य जीव सप्ताह जो है कि 1957 में मनाया गया था। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन एवं जीव सप्ताह के विचार की संकल्पना जो है 1952 में की गई थी, ताकि भारत के वन्य जीवों की रक्षा के दीर्घकालीन लक्ष्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। ओके, आगे है कि 1955 में वन्य जीव सप्ताह के रूप में अपग्रेड किया गया। ओके, इस तरीके से भी आपको ये सारी चीज़ें याद रखना है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 का। तो इसमें क्या बोला गया है कि सरकारी कानून जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़ व रख नहीं सकता, किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो यह किस अधिनियम के अंतर्गत आता है, हमें बताना है। अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत आता है। बी कह रहा है कि जैविक विविधता अधिनियम 2002 के तहत आता है। सी कह रहा है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आता है, या फिर वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत आता है। 1980 के तहत आता है। हमें बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ इसका राइट ऑप्शन का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत आता है। ओके, आइए इसके बारे में भी कुछ की पॉइंट दिए गए हैं, हम उन सबको भी देख लेते हैं। जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़ व रख नहीं सकता है। क्या कर सकता है? रख नहीं सकता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से वन्य और जंगली जानवरों एवं पक्षियों के संरक्षण को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। यह अधिनियम पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संरक्षण हेतु अधिनियमित किया गया है। ओके, आगे देखिएगा। यह अधिनियम अनुसूची 1, 2, 3, 5 में निर्दिष्ट किसी भी जंगली जानवर के शिकार को प्रतिबंधित करता है, और इसके साथ साथ यह अधिनियम किसी भी वन्य भूमि या किसी संरक्षण क्षेत्र में किसी निर्दिष्ट पौधे उखाड़ने, क्षति पहुंचाने, संग्रहण, कब्जे या बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है। ओके, तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को आप क्या करना है, याद करना है। ओके, चलिए आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप ध्यान से देखिएगा।
अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं 66 का, तो इसमें दिया है कि इंदिरा को यह समझने में कठिनाई हो रही है कि सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनती है। इंदिरा के शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए जिससे इसे बेहतर तरीके से क्या हो समझ में आ सके। तो आइए वो तरीका हम देखते हैं कि कौन कौन सा तरीका हो सकता है। तो वो 4 तरीके दिए गए हैं, इसमें से कौन कौन सा तरीका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सांप के काटने पर इलाज कैसे किया जाता है पर वार्ता के लिए डॉक्टर को आमंत्रित करें। ओके, सांप के जहर से दवाई कैसे बनती है यह समझने के लिए सफेरे को आमंत्रित करें। और सी कह रहा है कि शिक्षक द्वारा इस प्रक्रिया की व्याख्या की जाए। और डी कह रहा है हम कि सांप के जहर की दवाई कैसे बनाई जाती है उस प्रक्रिया का वीडियो क्या है प्रस्तुत किया जाए। तो अगर हम इसमें सही की अगर बात करें तो इसमें हमें डी सही है और ए सही है। ओके, बी और सी क्या है बिल्कुल ही गलत है। ओके, तो जिसमें भी ए और डी सही होगा वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो हमारा इज द राइट ऑप्शन इसमें क्या करेक्ट हो जाएगा, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी में ए और डी है, इसमें बी और सी है, ए बी है और इसमें बी डी है, तो ये बिल्कुल गलत है। ए और डी हमारा एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है। आइए आगे चलते हैं। आगे इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा। दिया है कि यदि इंदिरा को यह समझने में कठिनाई हो रही है कि सांप के काटने के लिए दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है या बनती है, तो उसके शिक्षक को चाहिए कि वे सांप के काटने पर इलाज कैसे किया जाता है इस प्रकरण पर वार्ता के लिए डॉक्टर को आमंत्रित करें तथा सांप के जहर की दवाई कैसे बनती है उस प्रक्रिया का वीडियो प्रस्तुत करें जिससे कि इंदिरा को बेहतर तरीके से क्या हो समझ सके। इस प्रकार विकल्प ए और डी हमारा पिछले क्वेश्चन में क्या था, तो राइट ऑप्शन था। आइए आगे चलते हैं। आगे जो ये क्वेश्चन है बड़े ही ध्यान से देखिएगा, ये पहेली है और जो भी पहेली के जो क्वेश्चन होते हैं बड़े उम्दे क्वेश्चन होते हैं, आपको कहीं ना कहीं फंसा के रख देते हैं। ऑप्शन नंबर 67 कह रहा है कि नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। पहेली है कि पेड़ के तन में छेद बनाऊं, पेड़ के तन में छेद बनाऊं, उसमें छिप कीड़े मैं खाऊं, उसमें छिपे कीड़े मैं खाऊं, टुक टुक करता जाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ। तो वो हमारा क्या है, हमें बताना है कि वो जानवर कौन सा है, पक्षी कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है, ए कह रहा है कि कठफोड़वा है, बी कह रहा है कि कल चिड़ी है, सी कह रहा है शक्कर खोरा है और डी कह रहा है कि काफ्ता है। तो हमें बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 67 का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, कठफोड़वा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कठफोड़वा वो पक्षी है। ओके, आइए इसके बारे में कुछ हम लोग नीचे की पॉइंट दिए गए हैं उसको भी हम लोग एक नज़र देख लेते हैं। दी गई पहेली में दर्शाई गई सभी विशेषताएं उस पक्षी की है उसे कठफोड़वा कहते हैं। यह एक पेड़ के तने में छेद बनाकर रहता है तथा उसमें छिपे कीड़े व चींटियों के अंडे खाता है। इसकी चोंच काफ़ी मजबूत व नुकीले होती है जो कि एक हथौड़े की तरह होती है। जब यह अपनी चोंच को पेड़ के तने पर मारता है तो इसकी खुट खुट की आवाज़ दूर तक क्या होती है सुनाई देती है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। आइए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूं तो 68। ओके, 68 की अगर हम बात करते हैं तो इसको देखिएगा, जंतु परागण किसके द्वारा पौधे के परागण की विधि है। तो क्या वो पक्षी है, चमगादड़ है, गिलहरी है कि मधुमक्खी है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 68 का कि क्या आंसर हो जाएगा, जंतु परागण किसके द्वारा पौधों के परागण की विधि है, तो इसका इज द राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका इज द राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, चमगादड़। क्या हो जाएगा, चमगादड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए इसके बारे में हम कुछ देख लेते हैं। चमगादड़ों द्वारा परागण को चिरोस्टेरोफिली कहा जाता है। रेगिस्तान में चमगादड़ अक्सर रात्रिकालीन फूलों जैसे एग्रोव और मॉर्निंग ग्लोरी के परावाहक होते हैं। यह फूल आमतौर पर बड़े सफ़ेद और हल्के रंग के होते हैं जिससे उन्हें रात में उनके अंधेरे प्रवेश में अलग किया जा सकता है। ओके, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। बड़े ही आप ध्यान से रहिएगा
क्योंकि क्वेश्चन अब ऐसे नहीं बन रहे हैं जो बिल्कुल सिंपल बन रहे हैं, जैसे कि आप उसको कर ले जाएंगे। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो वो क्वेश्चन आपसे क्या होगा, गलत हो जाएगा। जैसे कि 69 में देखिएगा, पहेली है, पहेली को हल करना है। चोंच में मेरी बड़ी निराली, चोंच है मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, कौन सी चिड़िया मैं कहलाऊं। तो ये पहेली है, अब आपको बताना है कि वो चिड़िया कौन है। ओके, अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हम लोगों का, कल चिड़ी हो जाएगा। बी कह रहा है कि शक्कर खोरा हो जाएगा, और बी कह रहा है शक्कर खोरा। सी कह रहा है कि दर्जनी चिड़िया हो जाएगा, और डी कह रहा है कि वीवर पक्षी हो जाएगा। भैया अगर हम बात करें कि चोंच मेरी बड़ी निराली, सुई हो जैसे सिलने वाली, पत्ते सिलकर घर बनाऊं, कौन सी चिड़िया मैं कहलाऊं, तो वो चिड़िया हो जाएगी दर्जनी चिड़िया। ओके, कौन सी हो जाएगी, दर्जनी चिड़िया, दर्जनी चिड़िया हो जाएगी। ओके, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए इसके बारे में आगे आगे है कि इस पहेली का सही उत्तर जो है वो दर्जनी चिड़िया है, क्योंकि यह अपना घोंसला विशेष प्रकार के पत्तों को सिलकर बनाती है तथा इसकी चोंच पतली, लंबी और घुमावदार होती है, जिसकी वजह से यह अपना घोंसला बनाती है। भारत के टेलर बर्ड्स दर्जनी चिड़िया अपने घोंसले के लिए पर्स के आकार के कंटेनरों में पत्तियों के साथ सिलती हैं। ओके, इस तरीके से भी आपको क्या करना है, क्वेश्चन को याद रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 70 क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से उस जानवर को चुनिए, सुनने की संवेदन शक्ति इतनी क्षीण है कि वह पत्ते के हिलने और घास की किसी भी जानवर के चलने में क्या करता है, अंतर कर लेता है। तो वो जानवर कौन है, क्या सलाथ है, कुत्ता है, बाघ है, घोड़ा है। तो हमें बताना है कि वो जानवर कौन है। तो अगर हम बात करते हैं कि वो जो जानवर है कि पत्ता के हिलने डुलने में जानवर है कि हवा से हिल रही है, उसका अंदाज़ा वो लगा लेता है, तो वो जानवर है हमारा बाघ। ओके, कौन है, बाघ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगले क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है जो अपने शक्ति एवं जुझारूपन के लिए जाना जाता है। बाघ एक ऐसा जानवर है जिनके सुनने की संवेदन शक्ति इतनी क्षीण होती है कि वह पत्ते के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर सकता है। भारत में सर्वाधिक बाघ जो है कि मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ओके, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी क्या किया जाता है, कहा जाता है, जाना जाता है। भारत में बाघों को संरक्षित करने के लिए 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किया गया। इसके अलावा बाघों के संरक्षण के लिए प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को कितना, 29 जुलाई को राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा सलात भालू जैसा दिखने वाला जीव है, परंतु भालू नहीं है। ओके, सलात जो होता है भालू के जैसा दिखता है, लेकिन भालू बिल्कुल भी नहीं होता है। ओके, इसके बारे में भी हम आगे आएगा तो चर्चा करेंगे, लेकिन इसके बारे में, सलाद के बारे में कुछ आपको चीज़ें बता देते हैं कि ये जो है ना अपने पूरे जीवन काल में 7 से 8 पेड़ पे ही रहता है, और जिस पेड़ पे रहता है उसी पेड़ की पत्तियां खाता है, और ये टहनी पे क्या होता है, एक डाल को अपने दोनों हाथ से पकड़ के और लटक के उल्टा सोता है। ओके, तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो कि सलाद जानवर है। ओके, यह दुनिया का सबसे आलसी जीव माना जाता है। कौन, सलाद, जो पेड़ों पर उल्टा लटक कर 17 घंटे तक क्या करता है, सोता रहता है, बेचारा बहुत आलसी है। ओके, तो वो आलसी है, हम लोग आलसी नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूं तो 71 बड़े ही ध्यान से देखिएगा। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल जोड़ा चुनिए जिसकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ है कि वह हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी दूरी से स्पष्ट क्या कर सकता है, देख सकता है। मतलब हमसे 4 गुनी जो दूरी है, 4 गुना जो दूरी होता है, अगर उतना दूर भी अगर वो क्या खड़ा है, कोई अगर जानवर है या पक्षी है तो, या कोई वस्तु है, तो वो क्या करता है, उसको बहुत अच्छे तरीके से देख सकता है। ओके, तो क्या वो कौवा और उल्लू है, चील और गिद्ध है,
कलचड़ी और गरुड़ है, गौरी बसंत और कौवा है। तो हमें बताना है कि वो कौन सा पक्षी है। अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर मेरा बी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चील और गिद्ध, ये दो ही जानवर ऐसे होते हैं जो हमसे 4 गुना अधिक क्या होते हैं, देख लेते हैं। और चील और गिद्ध होते हैं ना, जब बारिश होती है ना तो ये बादल को चीर के उसके ऊपर चले जाते हैं, जिससे कि बारिश का कोई इनके ऊपर फर्क ही ना पड़े। ओके, तो इसीलिए ये बड़े खतरनाक पक्षी में गिने जाते हैं। ओके, चील की नज़र या बाघ, अरे सॉरी गिद्ध। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको सुनने में आता होगा कि चील की नज़र। ओके, ये कहावत है, बड़ी मशहूर है। आगे क्या है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। जैसे दिया गया कि चील और गिद्ध पक्षियों का वह युगल जोड़ा है जिसकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ होती है कि वह हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी दूरी से स्पष्ट देख सकता है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र, तो ये कहाँ बनाया गया है, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। चलिए, तो गिद्ध प्रजनन जो है कि गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो वो आपके उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में स्थापित किया गया है। यदि इसके आवास की बात की जाए तो मानसून जो है कि सुनसान पेड़ों पर अपने घोंसले का निर्माण करते हैं या चील के द्वारा छोड़े गए घोंसले का प्रयोग करते हैं। चील जो है कि चील इलाके के सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर क्या करती है, अपने घोंसले का निर्माण करती है। तथा सभी पक्षी में सबसे बड़ा घोंसला जो होता है वो चील का ही होता है। तो इस तरीके से भी हमें इसको याद रखना है। चलिए आइए देखते हैं कि मधुमक्खियों और उनके छत्तों के विषय में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो आइए हम लोग विचार करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से विचार किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो कि ए कह रहा है कि किसी शहद के छत्ते में केवल कुछ ही नर मधुमक्खियां होती हैं। बी कह रहा है कि किसी छत्ते में एक रानी मक्खी होती है और जो कि अंडे देती है। सी कह रहा है कि छत्ते बनाने के लिए नर मधुमक्खियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। और डी की अगर हम बात करें तो डी कह रहा है कि नर मधुमक्खियों की रस की खोज में फूल के चारों तरफ नाचती हैं और मादा मधुमक्खियों फूल से शहद क्या करती हैं के लिए रस एकत्र करती हैं। शहद के फूल से क्या करती हैं, फूल से शहद के लिए रस को क्या करती हैं, एकत्र करती हैं। तो इसमें दिया गया है कि सही कथन को पहचानिए। तो क्या क्या इसमें सही हो जाएगा, अगर मैं बात करूं तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। उसमें जो है कि रानी मधुमक्खी जो होती है, एक मिनट, नहीं सॉरी माफ़ करिएगा, रानी मधुमक्खी जो होती है वो अंडे देती है एक छत्ते में। ओके, सी कह रहा है ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि नर मधुमक्खी बहुत महत्वपूर्ण होती है, बिल्कुल भी गलत है। और डी भी गलत है आपका, जो कि नर मधुमक्खी के बारे में बोला गया है। तो आइए हम लोग चलते हैं ऑप्शन पे और ऑप्शन देखेंगे इसका क्या क्या है, जो कि अगले पेज पे दिया गया है। चलिए, तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि ए और बी दोनों क्या है, ऑप्शन सही है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए इसके बारे में कुछ की पॉइंट दिए गए हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मधुमक्खियों के छत्ते में केवल कुछ ही नर मधुमक्खियां होती हैं जो मक्खी के छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करती हैं। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है और वो बहुत सी काम करने वाली मधुमक्खियां भी होती हैं जो कि दिन भर शहद के लिए रस क्या करती हैं, एकत्र करती रहती हैं। तो ये शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। इसके अलावा लीची के फूल मधुमक्खियों को अधिक लुभाते हैं। मधुमक्खियों के अंडे देने का सबसे अच्छा समय जो होता है वो अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में होता है। कभी कभी ये भी आपसे पूछ देगा कि मधुमक्खी पालने का जो समय है, जो कि बिहार के लोग करते हैं, तो उनका अच्छा समय कौन माना जाता है, टाइम कौन सा होता है, तो वो भी अक्टूबर से दिसंबर होगा। और अंडा देने की भी जब बात आएगी तब भी क्या होगा, अक्टूबर से दिसंबर ही होता है। ओके, आइए आपको फिर एक पहेली दी गई है और पहेली को पढ़ते हुए हमें आंसर देने हैं।
तो पहेली को बड़े ही ध्यान से आप सुनिएगा। जैसे कि पहेली में कहा गया है कि पहेली को हल करिए। रंग सलेटी पंख गुलाबी, गुटुरगु करता हूँ, दिन भर शोर मचाता हूँ, घरों में अपना घोंसला बनाता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ। इसका हल मतलब जो ये आप सुने हैं कि रंग स्लेटी पुंज गुलाबी, ओके, क्या है, पंजे गुलाबी, गुटुरगु करता हूँ, दिन भर शोर मचाता हूँ, घरों में अपना घोंसला बनाता हूँ। तो आपको बताना है कि वो कौन सा पक्षी है, क्या पाखता है या फिर कोयल है, कबूतर है या फिर वसंत गौरी है। तो अगर हम बात करें इस आंसर इसकी इस क्वेश्चन का, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, कबूतर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, कबूतर क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और बड़े ही आप ध्यान से देखिएगा। उपयुक्त पहेली के अनुसार इसका सही विकल्प सी हो जाएगा, जो कि कबूतर होगा। जो गुटुरगु की आवाज़ करता है, कबूतर एक ऐसा पक्षी है जो मनुष्य के घरों में ही अपने घोंसले का निर्माण करता है, जबकि कोयल अपने घोंसले का निर्माण न करके कौवे के घोंसले में ही क्या करती है, अंडा दे देती है। इसके अलावा पाखता पक्षी झाड़ियों के बीच में अपने घोंसले का निर्माण करता है। तो इस तरीके से भी हमें क्वेश्चन को याद रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 74 का कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर गाय, भैंस और भेड़ का सबसे निकटतम संबंधी है। ओके, तो मनुष्य है, कुत्ता है, बिल्ली है, बकरी है। तो हमें बताना है कि कौन है। अगर हम बात करते हैं ओके कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर गाय, भैंस और भेड़ का सबसे निकटतम जो है कि संबंध रखता है, वो कौन सा जानवर है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बकरी। बकरी इन लोगों से काफ़ी निकटतम, जैसे कि गाय जो होती है ये भी क्या खाती है, तो ये भी घास फूस खाती है, भैंस भी घास फूस खाती है, भेड़ भी घास फूस खाती है और बकरी भी क्या करती है, घास फूस ही खाती है। लेकिन मनुष्य हो गया और ये बिल्ली होगी, कुत्ता हो गया, ये सर्वाहारी में आएंगे। ये जो है कि मांसाहारी होते हैं। ओके, क्या होते हैं, मांसाहारी में आते हैं। इस लिहाजे से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आइए आगे चलते हैं। आगे बड़े ही ध्यान से आप देखिएगा कि बकरी ऐसा दुधारू जानवर है जो गाय, भैंस और भेड़ के सबसे निकटतम संबंधी है, क्योंकि यह सभी पालतू जानवर हैं और इसी की समानता लगभग एक जैसी है। कृषि कार्य हेतु इसके गोबर का प्रयोग किया जाता है। इन सभी जानवरों के दूध का उपयोग मानव अपने दैनिक जीवन में करता है। इन सभी जानवरों का भोजन लगभग एक समान होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि दिए गए अन्य विकल्प असंगत है और डी विकल्प क्या होगा, हम लोगों का सही हो जाएगा। आइए, तो इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा और सेशन को आप बड़े ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर हम लोगों का चौथा है, तो ये क्वेश्चन नंबर 75 है। ओके, निम्नलिखित में से किसका फैलाव छितराव अधिकांश पशुओं द्वारा होता है। ओके, तो क्या है, तो सूरजमुखी, आक या आम या नारियल। तो हमें बताना है जिसका छितराव फैलाव अधिकांश कैसा होता है, तो पशुओं द्वारा होता है। तो हमें बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या सही हो जाएगा। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 75 का, तो इसका इज द राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, आम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आम इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए इसके बारे में कुछ हम लोग की पॉइंट को देखते हुए चलते हैं और इसी के साथ मैं अपने सेशन को यहीं विराम दूंगा। ओके, आइए, आम का फैलाव छितराव अधिकांश पशुओं द्वारा होता है। आम का बीज जानवरों के फेर पर पड़ते हैं, ओके, और अपने मूल पौधों से दूर विमुक्त स्थान पर ले जाते हैं। खजूर, समुद्री अंगूर या फिर आम और टमाटर ऐसे पौधों के कुछ उदाहरण हैं जिनके बीज जानवरों द्वारा विखर हुए होते हैं। ओके, हवा द्वारा बीज का फैलाव होता है। आइए आगे भी कुछ कहा गया है, क्या बोला गया है, बड़े ही ध्यान से देखिए। पौधों में देखा जाता है कि इनमें बहुत हल्के बीज होते हैं। आर्कटिक के पौधे के बीज, सिंग पाणी या फिर स्वान के पौधे हो गए, कपास हो गया, आख हो गया, मटर के बीज के जो बीज होते हैं वो हवा में क्या होते हैं, फैल जाते हैं। ओके, तो ये सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा और बिल्कुल ही इसमें प्रीवियस क्वेश्चन के ही
प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन इसमें कराए जा रहे हैं। सेशन आप थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन बड़े ही उम्दे दिए गए हैं। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि सेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और इसी के साथ मैं अपने सेशन को यहीं विराम देता हूं और मिलता हूं आपसे ऐसे ही सेशन लेके अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।